हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। यहाँ पे वेलकम है आप सभी लोगों का। देखिए, जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, कोई भी नए बच्चे हैं, जून में कोई नए बच्चे पास आउट हुए होंगे, या वो होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या वो होंगे जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, या वो होंगे एटलीस्ट जो 3 से ज़्यादा साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली उन बच्चों को समझाना है जो जस्ट पास आउट हुए हैं या जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं या क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने होती हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी गाइडेंस जो कि हर एक लेवल पे बच्चों को रिक्वायर्ड है। उसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, आइए उन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट पास आउट हुए हैं, मतलब 2024 से लेके 2025 के बीच में आप पास आउट हुए हैं। एक हैं जब आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रिपरेशन करते हुए मोर देन 1 ईयर हो चुका है, मतलब जिनको 1 से 2 साल जो है वो प्रिपरेशन करते हुए हो चुका है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑलरेडी मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं, मोर देन 3 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए, मोर देन 3 ईयर्स। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में हैं, अपने सेमेस्टर्स एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तो कोई वैरायटी हो नहीं सकती, है ना। इससे ज़्यादा कोई वैरायटी हो नहीं सकती। या तो आप इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे कि जो बच्चा 2024-25 से जस्ट पास आउट है वो अपना प्रिपरेशन कर रहा होगा, वो एज अ प्लेन स्टूडेंट कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों में चांसेस हैं कि कोई ऐसे भी होंगे जो जॉब विदाउट जॉब कर रहे होंगे, जो ऐसे होंगे जो विद जॉब कर रहे होंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई गाइडेंस देते हैं तो ये एक ही गाइडेंस सबके लिए सूटेबल नहीं होती है। हर एक के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। तो अगर इनमें मुझे पूछो कि सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं पेपर को क्वालिफाई करने के, तो मैं कहूँगा सबसे ब्राइट चांसेस जो पेपर को क्वालिफाई करने के होते हैं बच्चों, वो होते हैं इस वाले लॉबी के। क्यों? वैसे तो पास आउट के मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे चांस है, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो कॉलेज टाइम पे ही सही तरीके से चलना शुरू करते हैं। अगर हम कॉलेज टाइम के कम से कम लास्ट ईयर में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अवेयर हो जाएं, कहाँ से मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है, किस टीचर से मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे कंटेंट मिलेगा, कौन कौन से पेपर देने हैं, अगर ये क्लैरिटी आपको यहीं मिल जाती है तो फिर आपका सिलेक्शन इसी वाली कैटेगरी में हो जाता है। समझ रहे हैं? इसी वाली कैटेगरी में हो जाता है। लेकिन जनरली बच्चे कॉलेज से इस तरह से निकलते हैं जैसे कि वो कॉलेज के बाद भी अपने आप को फ्रेशर मानते हैं। तो ऐसे में फिर यही वाला एक सबसे बड़ी लॉबी होती है जहां से हमें मैक्सिमम सिलेक्शन मिलते हैं, ये 1 से 2 साल वाली। अगर आप देखोगे भी हमारे खासकर मेक इट इजी के स्टूडेंट्स के साथ मैं बोल रहा हूं, जो लोग टाइमली जुड़ रहे हैं वो सिलेक्शन, अभी आपने लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखा, कोई बच्चा टाइमली जुड़ा कॉलेज टाइम पे तो देखो 1 साल के अंदर अंदर उसने सिलेक्शन ले लिया, 1 साल के अंदर अंदर सीधा आरआरबी निकाल दिया, एसएससी निकाल दिया। समझ रहे ना। तो ऐसे में देयर इज अ ह्यूज चांस कि क्योंकि जो कॉलेज टाइम पे प्रिपेयर हो जाए, लेकिन मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, बहुत कम बच्चों के साथ होता है। तो इस वजह से ये वाली कैटेगरी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी होती है, मोस्ट सिलेक्शन जो है वो इस कैटेगरी में से आते हैं। और सबसे ज्यादा डिले जो सिलेक्शन होते जाते हैं बच्चों, वो ये वाली कैटेगरी है, मोर देन 3 ईयर्स। क्योंकि इसमें अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रिवीजन को बार बार कैरी करते जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हार्ड लक के वजह से उनके साल बढ़ जाते हैं तो वो अल्टीमेटली 3-4 ईयर में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें चांसेस नहीं रहते, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन उसके लिए संयम, मतलब ये और डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है इस पूरे सिनेरियो में टिके रहना। ठीक है ना। तो इस सभी सिनेरियो में बच्चों को मैंने जैसे कहा आपको कि मोस्ट सिलेक्शन जो है वो यहीं पर मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को पहले इस कैटेगरी से स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगर वो इस कैटेगरी से स्टार्ट कर दे रहा है तो शायद वो सिलेक्शन यहीं ले सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ तो सिलेक्शन आना ही चाहिए। अब बात आती है कि अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम किसके पास है पढ़ने के लिए, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर सही तरीके से चलो बच्चों तो मैक्सिमम टाइम इसके पास है पढ़ने के लिए। लेकिन कॉलेज टाइम पे हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तभी मैं कहता हूँ जो इंटरव्यूज़ हम लोग करवाते हैं कंडक्ट, वो सभी इंटरव्यूज़ आपको सुनने चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों की वैरायटीज़ होती हैं। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से निकल के आए हैं। तो मैक्सिमम टाइम इनको इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपके पास सेमेस्टर्स के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और सेमेस्टर जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, डिफिकल्ट हम बना देते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर से तैयारी सही से करते हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो जितने भी बच्चे आज तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने सेमेस्टर टाइम पे ही हमको ज्वाइन किया है या कहीं भी जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं वहाँ ज्वाइन किया है, तो उनका सबका फीडबैक, आज तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया मेरे सामने। तो आज तक उन सब का फीडबैक यही कहता है कि सर इस प्रिपरेशन से हमारे सेमेस्टर तो बहुत आसानी से निकल गए। सेमेस्टर समझ लो आपके आसानी से निकल रहे हैं, सिर्फ पेपर सेमेस्टर पेपर से एक हफ्ते पहले भी पढ़ के सेमेस्टर अगर निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या है, कुछ भी नहीं है। और आप लगातार कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम अलग अलग कैटेगरी की बात करेंगे बच्चों, एक एक कैटेगरी की बात करेंगे, और मैं हर एक के लिए एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, फटाफट शॉर्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉलेज गोइंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की। याद रखिए बच्चों, जो भी बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सीधा सीधा आपको ये कहूँगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपको सेमेस्टर्स की फिक्र छोड़ देनी है पहले। बिल्कुल कॉलेज के टाइम को पूरा एंजॉय करिए, क्योंकि वो टाइम भी लाइफ में कभी लौट के नहीं आता। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं लाइब्रेरी में पढ़े रहो, पढ़ते ही रहो, नहीं। सबसे पहले फिक्स योर प्रिपरेशन टाइम, फिक्स योर प्रिपरेशन टाइम। आप अपने प्रिपरेशन टाइम को फिक्स करिए पहले। मतलब आप चाहे कॉलेज में या घर पे 1 घंटा पढ़ते हो या आप 5 घंटा पढ़ते हो, डजंट मैटर, पर आप रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ते हो। और क्या पढ़ते हो, उससे ज़्यादा जरूरी है कॉलेज वाले बच्चे के लिए ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जाम्स, या बोलो कंपटीशन। जो भी कंपटीशन आप देने वाले हैं, सबसे पहले जरूरी है कि कॉलेज के में रहते हुए आपको पहले सारी इंफॉर्मेशन लग जाए। क्योंकि सबसे बड़ा लैक कॉलेज में यही रहता है कि कॉलेज के टीचर्स जनरली, हमने जो देखा है, हो सकता है अब ऐसा ना हो, लेकिन हमने जो देखा है, कॉलेज के टीचर्स कभी भी बच्चों को सही तरीके से कंपटीशन के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, कंपटीशन के लिए सही गाइडेंस नहीं देते हैं, सिर्फ अपना सेमेस्टर के सब्जेक्ट तक ही स्टिक रहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कॉलेज टीचर, आपका सेमेस्टर्स का फैकल्टी जो है, वो अगर थोड़ा सा भी आपको कंपटीशन के लिए सही राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दे कि भैया एसएससी जेई क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे सिलेक्शन आता है, क्या सिलेबस आपको फॉलो करना होता है, क्या कट ऑफ्स लानी होती है, अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे बच्चों, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सेम ऐसे ही आपको आरआरबी जेई की इंफॉर्मेशन दे दे कॉलेज टाइम पे कि भैया कॉलेज टाइम पे अगर आप हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं आरआरबी जेई के लिए, पीएसयूज़ क्या होता है, कौन कौन से पीएसयूज़ आपको फ्यूचर में देने होंगे, उनमें ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। अगर बच्चे को कॉलेज टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन सही मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है। देखो हम सीधी सी बात है, सबसे बढ़िया मोटिवेशन क्या होता है, जब मुझे सामने समझ में आ रहा हो कि मैं अगर ये करता हूं तो मेरे साथ ये होगा। तो कॉलेज टाइम पे जो सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट होता है डीमोटिवेशन का, वो यही होता है कि आप कॉलेज टाइम में कॉलेज करते हुए ये इंप्रेस ही नहीं हो पाते इस चीज़ से कि आप बनने क्या वाले हो। कोई आपको मिस्त्री कह देगा, कोई वर्कर कह देगा, कोई सुपरवाइजर कह देगा, कोई कहेगा कि वर्कशॉप में आपको बहुत झेलना पड़ेगा, मतलब सब नेगेटिविटी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये नहीं डिस्कस करते कि भैया एक जेई की पावर क्या होती है, एक जेई अगर आप बनते हैं तो किस लेवल पे आप जा सकते हैं प्रमोट होके आगे जाके, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो वो जो पॉजिटिव एक्शंस हैं ना, वो जो पॉजिटिव एक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिसिंग होते हैं।
और यही सबसे बड़ी वजह होती है जिस वजह से कॉलेज में रहते हुए बच्चा अपनी तैयारी की तरफ मोटिवेट नहीं होता है। तो भैया मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट तो ये है कि सभी टीचर्स, अगर कोई टीचर, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो चैनल के टच में रहते हैं, या हमारे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, तो पहले तो जो भी इस लेवल पे टीचर पढ़ा रहे हैं किसी भी डिप्लोमा या बीटेक कॉलेज में, तो मैं कहूँगा कि फुल मोटिवेट करिए बच्चों को और सही इन्फॉर्मेशन वहाँ दीजिए, ठीक है ना। चाहे आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें कोई शर्म नहीं थी चीज़ों की कि हाँ किसी को ये पता ना चले, किसी को पता चले। भले ही हम तो जब टीचिंग में आ गए थे हमने सब छोड़ दिया था उस टाइम पे, पर बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो हम तो खूब डिस्कस करते थे। तो कहने की बात यह है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों तक दो, पर करेक्ट दो। जो नहीं पता वो मत दो, लेकिन जो पता है वो जानकारी, जो नहीं पता उसको जानकारी पता करके आप दे सकते हैं, लेकिन दीजिए। उससे बच्चा मोटिवेट होता है, उसे करेक्ट समझ में आता है, क्योंकि आधे कन्फ्यूजन में ही जो है वो बच्चा नहीं समझता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आपने जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम से पढ़ने लगो। अब आप ये देखो कि आपके सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार आ रहे हैं। तो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन कंपटीशन के सिलेबस से मैच कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको पता है सेकंड ईयर में एफएम जो आप पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलिक्स, एफएम, एचएम, वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सोम पढ़ने वाले हैं आपको पता है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप टोम पढ़ने वाले हैं आपको पता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्रोडक्शन पार्ट, ऐसे ही थर्ड ईयर में आप आओगे, आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि यार ये मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो सेमेस्टर में मैं इसे बहुत ध्यान देके पढ़ूं। तो सेमेस्टर में ऑलरेडी आप कंसेप्ट से पढ़ोगे, ध्यान देके पढ़ोगे, तो सेमेस्टर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ साथ आप वेल प्रिपेयर्ड निकलोगे कॉलेज से बाहर, और ये आपको हर चीज में फायदा देगा बच्चों। कंपटीशन क्रैक करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट इन केस अगर आपका लक हार्ड होता है और कंपटीशन में निकलने में टाइम लगता है, तो आप अपनी प्लेसमेंट जॉब भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ही तो चेक होनी है वहां भी। अगर नॉलेज है तो वो भी चेक हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो कॉलेज वाले बच्चों को मैं सिंपल कहूंगा कि लुक एट योर सेमेस्टर, आपका सेमेस्टर कौन सा है उसको देखिए, उस सेमेस्टर से मैच करिए। कि पहले तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी सही इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर आप हमारा देखते हैं तो हमारे यहाँ सारी मिल जाएगी, अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म देखते हैं वहाँ सारी मिल जाएगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। उस इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसमें से कौन सा अपने सेमेस्टर में मैच कर रहा है, उस मैच वाले करते वाले सेमेस्टर सब्जेक्ट को उठाइए और उसको चाट जाइए अच्छे से, उस प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ये बिल्कुल मत सोचिए बच्चों जैसे मानो आप हमारे प्लेटफॉर्म में एफएम पढ़ते हैं, तो दिमाग में ये मत लाओ कि यार ये एफएम तो कंपटीशन की होगी, मेरे सेमेस्टर में क्या फायदा होगा। पूरा फायदा होगा, 100% फायदा होगा, क्योंकि कंसेप्ट जब पढ़ाया जाता है वो डिटेल में पढ़ाया जाता है हमारे द्वारा। तो अगर आप किसी कोर्स के अंदर, चाहे वो महापैक हो, फुल सिलेबस हो, कोई भी कोर्स हो, उसके चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई भी कोर्स के अंदर अगर आप एफएम पढ़ोगे तो एफएम वो आपको पूरी ही समझ में आएगी, जो कि आपकी सेमेस्टर को भी पूरा कवर करेगी। समझ आ रही बात। थोड़े बहुत ही चीजें होती हैं जो ऊपर नीचे आपको करनी होती है, बाकी सब समझ में आता है। क्लियर है। ऐसे ही आप उन सब्जेक्ट्स को और फोकस करके पढ़ सकते हो और सेमेस्टर के लिए भी अच्छे से तैयार हो सकते हो, साथ साथ कंपटीशन के लिए। तो कॉलेज वाले बच्चों को सिर्फ इतना सा करना और कुछ भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीजें लगानी है, कुछ नहीं, बस इतना सा करना है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे बाहर आते ही आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर करके नहीं आओगे तो फिर 1 साल लगेगा वापस कंसेप्ट क्लियर करने में। तो कॉलेज वाले बच्चों से मेरी सिंपल सी गुजारिश है, अपने सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट और कंपटीशन के सब्जेक्ट को मैच करिए। जो जिस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से चाटिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद आता है उससे पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए पहले, वहां से आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर है, समझ आ रही बात, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे, जैसे हमने कहा था कि ये कंडीशंस अगर आपके समझ में आ जाती हैं तो ये वाली कंडीशंस पूरी सेफ हो जाती है, और ये सेफ हो जाती है तो बाहर पास आउट होते ही आप जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे, आप जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली यहां से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप फिर इसकी तरफ आगे बढ़ोगे। अगर आप स्टार्ट यहां से करोगे तो यहां की तरफ आप जाओगे, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट यहां से करोगे तो सीधा यहां से सिलेक्शन की तरफ जाओगे। समझ में आ रही है बच्चों बात, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। पर चलो मानो हो गई गलती, अब कुछ ऐसे हो गए जो हो गए पास आउट, अब टाइम निकल गया लेकिन वो यहां पहुंच गए हैं। अब यहां से कैसे करें, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट पास आउट होने के बाद, तो यहां से आप सीधा यहां पहुंच सकते हैं
और इस लेवल पे पहुंचने के दौरान आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड कर देना है 2 भागों में। अब हम आते हैं उन बच्चों पे जो जस्ट पास आउट हो रहे हैं। जस्ट पास आउट हो रहे हैं, जिनको अभी 1 से 2 ईयर के अंदर ही सिलेक्शन लेना है, तो उनको सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, 6 मंथ का टारगेट बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं। याद रखिए, आपको कोई भी कोचिंग 1 साल 2 साल 3 साल वैलिडिटी के लालच आपको दे, उस लालच में नहीं पड़ना है। शॉर्ट गोल रखना है सबसे पहले कि भैया 6 महीने में मुझे सबसे पहले 6 मंथ में अपना सिलेबस को ख़त्म करना है। और सिलेबस अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपके दिमाग में नहीं है कि आरआरबी को लेके करूँ कि एसएससी को लेके करूँ, तो पहले तो जो एग्ज़ाम आप भरोगे ऑब्वियसली बात है उसको लेके करोगे। तो जो भी अपकमिंग आपने एग्ज़ाम भरा हुआ है उस अपकमिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही करोगे, उसी सिलेबस को फॉलो करोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोस्ट कॉमन सिलेबस जो आपका है, चाहे वो एसएससी का हो या कुछ हो, मोस्ट कॉमन सिलेबस जिसमें सारे कोर सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करिए। और 6 मंथ, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं, 6 महीने के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट करिए विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। चाहे वो मेक इट इजी की बुक लेके आप करते हो या कोई भी अदर बुक आप लेके करते हो, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते हो कि भैया ये सब्जेक्ट हो गया, इसके मैंने बेसिक एमसीक्यू लगा लिए, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके मैंने एमसीक्यू लगा लिए। एमसीक्यू जो आपको करने होंगे यहाँ पे वो पीवाईक्यू बेस्ड करने होंगे, पीवाईक्यू करने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कॉलेज वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज में है उसको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि मैं पीवाईक्यू करूँ ना करूँ, कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ पढ़िए, अभी आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करिए अपना। लेकिन जो 1 साल जस्ट पास आउट हुआ है उसको सिलेबस के साथ साथ हर सब्जेक्ट खत्म होते ही उसके एमसीक्यू भी लगाने हैं, वो भी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू लिए बेस्ट बुक हमारे अकॉर्डिंग तो मेक इट इजी की है, ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग तो वही है। बाकी आपको कोई और पर्टिकुलर बुक पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद लेस मिस्टेक। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सब में होगी लेकिन विद लेस मिस्टेक। तो मेक इट ईजी हमें लगता है इस टाइम मैकेनिकल की बहुत कम मिनिमम मिस्टेक्स के साथ है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू वाली जो आती है जेई बुक, जेई पीवाईक्यू या आरआरबी पीवाईक्यू, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, सब में लगभग सिलेबस काफ़ी है जिसमें अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये आप पीवाईक्यू करते हैं यहाँ से और साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट। तो ये आपको प्रोसेस जो है वो 6 महीने में करना है। तो अगर मोटा मोटा लगाओ तो 6 महीने में आपको कम से कम 14 सब्जेक्ट करने हैं, 12 से 14 सब्जेक्ट। अब 12 से 14 सब्जेक्ट बोले तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए सर, ये तो 1 महीने में 2 सब्जेक्ट करने कैसे होंगे? कोई बात नहीं, आप अगर स्पीड अच्छी है, टाइम अच्छा दे रहे हो, 8-8 10-10 घंटे, तो ये हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 8 सब्जेक्ट भी अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि 12-14 कराए जाएं, आप पहले अपने 8 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि अलग अलग हो सकते हैं, अगर एसएससी है तो वो थोड़े सब्जेक्ट अलग होंगे, 8, आरआरबी की प्रिपरेशन करते थोड़े 8 होंगे, कॉमन देखोगे तो भी 8 मिल जाएंगे आपको। ये मैंने कई वीडियोस में ले रखे हैं कौन से सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं। तो वो 8 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए विद एमसीक्यू तो 6 महीने में आप 70% पेपर आराम से सॉल्व कर पाएंगे 6 महीने के अंदर। अब वो 70% को आपको 90% तक कैसे ले जाना है, वो 20, उसके लिए आपको कुछ और सब्जेक्ट और कुछ और प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? बस ये 6 महीने अगर आपने कर लिया तो अगले 6 मंथ सिर्फ आपको फोकस करना है रिवीजन और मॉक्स पे, बस रिवीजन और मॉक्स। रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि आपने पीवाईक्यू पहले का बहुत करा हुआ है तो बार बार पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन करिए और मॉक दीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि आप मॉक देते हैं तो आपकी रियल टाइम तैयारी होती रहेगी और वही अपने आप में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो रिवीजन और मॉक, इसको आपको 6 महीने कंटिन्यू, तो फिर चांस पूरा है कि आप 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन ले लें। समझ में आ गया बच्चों दोनों तरह से बात, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी की। ये भी क्लियर हो गया आपको कि विद इन ईयर वाले को 1 साल के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया और ये कॉलेज वाला भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम उन बच्चों के लिए जिनको 1-2 साल ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए, जिनको ऑलरेडी 1-2 साल हो चुका है बच्चों, जिनको आफ्टर 1 से 2 ईयर हो चुका है प्रिपरेशन करे हुए, तो मैं कहूँगा देखो उनके पास जो सबसे बड़ा टूल है वो ये है कि ऑलरेडी उन्होंने
मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, उनके पास ऑलरेडी एक एनालिसिस है अपना, उनको अपनी ऑलरेडी कैपेबिलिटीज पता है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। और ये कैपेबिलिटीज वो नहीं कि जो आप हमें बोलते हो कुछ भी, सर मैं 1 नंबर से रह गया। आपको सही सही पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले उसमें ये तय करना है कि पिछले 1 से 2 साल में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए। सबसे पहले तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल शर्माओ मत, चाहे वो 10 एग्जाम हो, 12 हो, 5 हो, 4 हो, आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं पहले ही आपको क्लियर हो। अब अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, इन एग्जाम्स की कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि देखो हम लोगों को तो इतने मल्टीपल एग्जाम ध्यान रहते नहीं है, लेकिन आपने जो दिया है उस टाइम आपको तो क्लियर। तो एक डायरी मेंटेन करा करो अपनी, जब आप कॉम्पिटिशन में उतर जाते हो तो एक डायरी मेंटेन करा करो कि आपके पास कौन कौन से आपने एग्जाम दिए हैं, चाहे वो पीएसयू हो, एसएससी हो, क्या क्या उनकी कट ऑफ रही थी आपकी कैटेगरीज में, और उन कट ऑफ में आपके मार्क्स जो हैं वो क्या आए थे। ठीक है, ये भी आप नोट कर लोगे पूरा। अब उसके बाद रिमार्क या रिजल्ट आप लिख सकते हो। रिजल्ट तो ऑब्वियसली बात है नहीं हुआ आपका, लेकिन रिमार्क लिख सकते हो कि किस वजह से नहीं, कॉज ऑफ सिलेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन कह सकते हो आप। ठीक है, रिजेक्शन वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो मैं कहूंगा अपनी डायरी में कभी मत लिखो, बस कॉज लिख दो कि कॉज क्या है। अब वो कॉज आपको देखो अच्छे से अगर पता है, मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये भी मेंटेन कर लिया ना अच्छे से, आपको बेटे अपनी कमियां जो है वो पता चल जाएंगी। तो हर पेपर में ये करना है, ये नहीं कि आज बैठ के 10 पेपर याद कर रहे हो। जब भी जो पेपर दे के आते हो घर आके जरूर, जब भी किसी पेपर का रिजल्ट आता है तो ये एनालिसिस जरूर करो कि यार एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ ये आई, मेरे 1 मार्क्स कम रहे या 2 मार्क्स जो भी है वो लिखो यहाँ पे, और रिमार्क में लिखो कि भैया मेन वजह क्या रही। मेरे किसी में होगा मेरे अटैम्प्ट कम थे, किसी में होगा इनकरेक्ट ज़्यादा हो गए, किसी में होगा कि मैं कट ऑफ से मेरिट वेरिट के पीछे, कम नॉर्मलाइजेशन में पीछे रह गया, कुछ भी। पर वो आंसर सारे रिमार्क वो होने चाहिए जो आपकी क्या वजह रही सिलेक्शन आने की। ये नहीं कि आपने हर एक में लिख दिया कि घोटाला है, हर एक में लिख दिया बेईमानी है, गवर्नमेंट सही से नहीं। अरे वो सब तो हैं, लेकिन वो आपके हैंड की चीज़ें नहीं है ना जिसको आप इंप्रूव कर सकें। वो आपकी हैंड की चीज़ें नहीं है जिसको आप इंप्रूव कर सकें। आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप इंप्रूव कर सकते हो। तो मानो आपके 103 मार्क्स कट ऑफ थी, आपके 102.5 आए, तो आपने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, गवर्नमेंट का ये रूल खराब है। आप ये देखो 102.5 क्यों आए, ये 103 कट ऑफ थी तो मेरे 110 क्यों नहीं आए, क्या कमी रह गई, क्या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके आगे अब ये चाहे टेबल कितना बड़ा डिस्क्रिप्टिव आप बनाना चाहो बना सकते हो। आप आगे ये भी लिख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे अभी अच्छे नहीं है, या कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मुझे प्रॉब्लम आई क्वेश्चन सॉल्व करने में, कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनमें मैंने गलतियां करी। तो वो आप अच्छे से लिखो यहाँ पे। दिस इज योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों, ये किसी को नहीं दिखानी, लेकिन अगर आप ये लिखते हो, कई बार हमें लिखना पसंद नहीं आता, हमें दुख होता है अपनी गलतियां देख देख के, लेकिन अगर आप लिखते हो, मैं बच्चा कह रहा हूँ, अगर आप इसको ओवरकम कर जाओगे ना, एक बार अपनी गलतियों से ओवरकम कर जाओगे, तो गारंटी मैं कह रहा हूँ आपको सुधार देखने को मिलेगा। एक दिन यहीं एक नाम आएगा, यहीं कोई कट ऑफ होगी, यहीं कोई मार्क्स होगा, और उधर आप लिखोगे कॉज ऑफ रिजेक्शन में काट करके आप लिखोगे आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट माई सिलेक्शन। समझ आ रही बात? तो ये कैसे फेलियर टू सक्सेस में जाना है बच्चों, इसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस अगर आप प्रॉपर नहीं यूटिलाइज करोगे तो फिर आपके इस 1-2 साल की जो जर्नी आपने वेस्ट कर दी वो वेस्ट ही मानी जाएगी। लेकिन अगर आप सही से रिपोर्ट बनाते हो, एनालिटिक्स करते हो, अपना एनालिसिस सही से करते हो, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप उन इंप्रूवमेंट पे काम भी कर पाओगे, उस वीकनेस को दूर भी कर पाओगे, और वो 1-2 साल आपने जो वेस्ट बोल रहे थे वो वेस्ट नहीं, वो यूटिलाइजेशन होगा और आपका और बेहतर रिजल्ट आ सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बच्चों। फिर आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जिनको 1 से 2 साल हो गया है, उससे भी ज्यादा हो गया है, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं कि ये कर या वो कर, उन्हें सब पता है, बस उनको चैनलाइज करना है। और वो चैनलाइज करने के लिए चीजें यहां दिखेंगी तो आप आराम से समझ पाएंगे कि भैया मुझे ये मेरा कमजोर है, अगले पेपर में उसको सही कर लो, क्या बेटर कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। ये सब आप लिखोगे सामने तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहां कमी रह रही है, क्या दूर करूं क्या नहीं। और मैं बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। समझ आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, हम किधर, हमारे इस कैटेगरी की तरफ, इस कैटेगरी की तरफ। ठीक है, देखो मैंने तीसरी वाली कैटेगरी में ये भी नहीं बताया कि भैया PYQ लगाओ या क्या लगाओ। मैं कह रहा हूं इससे बेहतर अब क्या होगा, अपने सब कुछ एक्सपीरियंस आपको है किस वजह से नहीं हो रहा, अब वो करो जो कमियां रह रही हैं। वर्क ऑन योर वीकनेस,
वर्क ऑन योर वीकनेस, अपने वीकनेस पोर्शन पे वर्क करो। अब चाहे वो मॉक कंटिन्यू लगाना हो, रिवीजन कंटिन्यू करना हो, एमसीक्यू लगाना हो, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ आप वीक हो, क्या बेहतर करना है। समझ आ रही है? इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। नाउ लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं जिनको मोर देन 3 ईयर हो चुका है, मोर देन 3 ईयर। अब देखो, जिनको मोर देन 3 ईयर हो गया, मैं कहूँगा ये बिल्कुल अच्छी कंडीशंस तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहला टाइम है कि आपको एक सही डिसीजन लेना है। सबसे पहले तो इस पर आपको एक डिसीजन लेना है, उसके बाद प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। पहले डिसीजन लीजिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट घर पे कैसी है। अगर फादर जॉब पे हैं या घर में ऐसी कोई अकस्मात समस्याएं नहीं हैं तो कंडीशंस अलग होंगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या है, ये देखनी है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कहूँगा अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए और आपकी घर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट नीडेड है, आप एक वर्किंग हैंड, घर के बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आपकी, एक आप काम करें, तो मैं कहूँगा ज्वाइन, आप अपने सेटलमेंट की तरफ बढ़ें। अगर ये घर की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने सेटलमेंट की तरफ बढ़ें। सबसे पहले एक रिलेटेबल जॉब, ठीक है। अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एटलीस्ट कोई रिलेटेबल जॉब जिसमें आप टाइम भी दे पाएँ, पैसा भी कमा पाएँ और साथ साथ जो है आप अपनी प्रिपरेशन हल्की फुल्की कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया। अगर कोई 3-4 साल लगाने के बाद ये बोले कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है तो भाई ये तो उसकी गलती है। कोई बोले कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो ये सारी गलती आपकी फिर खराब टाइम मैनेजमेंट की गलती है। समझ, 3-4 साल वाला सिर्फ यही बोल सकता है कि सर मैंने ढंग से नहीं किया प्रिपरेशन, अपनी गलती बता सकता है और उस गलती को काम कैसे करना है, क्या कन्वर्ट करना है, या मैंने प्रिपरेशन के बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर कोई 3-4 साल से लगातार प्रिपरेशन है, कर रहा है, तो बेटे 2 ही कंडीशन होती है, या तो उसने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी लापरवाहियां करी है या उसका लक बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है जिसको कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है। बस यही 2 हो सकती हैं। तो अगर वर्क आपका हार्ड रहा है, लक आपका हार्ड रहा है, तो मैं कहूँगा उसको सिर्फ एक ही काम करना है। इफ़ यू हैव अ हार्ड लक तो उसको सिर्फ अपने लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर हार्ड लक नहीं है, लग रहा है कि यार मैंने गलतियां करी हैं, तो फिर उन गलतियों पे काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बट इतने एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए कोई बार बार, मैं देखता हूं कई बच्चे ऐसे कि 4 साल प्रिपरेशन हो गए, वो फिर नया बैच ले रहे हैं, फिर इस कोचिंग का नया बैच। उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसा बैच या ऐसा कोर्स मुझे मिल जाए जो ध्रुव का इक्का बन जाए और वहीं से मेरा को। ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। आपने कहीं से भी तैयारी करी हो, लेकिन एक बार तैयारी करके आप कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है, आप आराम से 1-2 साल में प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हार्ड लक की वजह से अगर टाइम लग रहा है तो फिर इन केस यू हैव अ हार्ड लक, सिर्फ आप अच्छे दिन की वजह से अगर आपका सिलेक्शन छूट रहा है, यू हैव अ नॉलेज, सब कुछ आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो मैं कहूँगा सिर्फ मेंटेन दी लेवल। अब चाहे वो दिन के 1 घंटे लगा के मेंटेन रहता हो, ठीक है ना, या 3 घंटे लगा के, मेंटेन योर लेवल एंड एग्जाम्स देते जाइए। कोई ना कोई एक करेक्ट एग्जाम आपका होगा जो हो जाएगा, गारंटी मानो आप। अगर रियली में अगर सिर्फ लक है तो, अगर सिर्फ लक है कि बार बार आपको लग रहा है कि यार मैं तो होने ही वाला था फिर किसी वजह से रुक गया, होने ही वाला था, बहुत हैं ऐसे बच्चे, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ अपने दिन का वेट करिए और मेंटेन रखिए अपने लेवल को। और लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना होता है, ये मान के चलिए। आप अगर मेंटेन रखना है ना लेवल से, 2-3 घंटे से ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से निकाल लेंगे अगर वो लेवल को मेंटेन रखोगे, बस जिस दिन आपका दिन होगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका लक सही है, लक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तो फिर ऐसे में तो आपको बाहरी चिंता और समस्या है कि आपको चीज़ें सोचनी पड़ेगी, सॉर्टेड करनी पड़ेगी। ये गंभीर विषय है, फिर कितना टाइम दीजिए। इसलिए मैंने कहा जो लक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं वो सबसे पहले तो ये देखें कि घर की कंडीशन कैसी है, और घर की कंडीशन अगर जॉब मांग रही है तो सबसे पहले अपनी जॉब सिक्योर करें, कोई जॉब लें और जॉब लेके पैसे कमाने शुरू करें। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि 8-10 साल में खाली ही बैठा रहूं, जो मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण साल थे, और उसके बाद मैं कहूँ कि यार पता नहीं मेरा हो नहीं रहा, ये नहीं होनी। ऐसी ज़िंदगी तो सही नहीं है बच्चे। और ना ही ये कोई जेई की नौकरी ऐसी नौकरी है कि 8-10 साल बाद आप बिल्कुल डीएम की गाड़ियों में घूम रहे हैं, पूरे शहर संभाल रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो 8-10 साल अगर आपको हो गए तो मैं कहूँगा फर्स्ट सबसे पहले अपनी जॉब को एक्वायर करें, और उसके साथ अगर समय मिल पाता है तो अपनी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए।
ठीक है ना। और अगर आप सही है, सेटलमेंट, घर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम मिला है, तो नाउ गो फॉर बिग। अगर कोई दिक्कत नहीं है घर में, तो फिर आप बड़े लेवल पे खेलें, अच्छे लेवल की तैयारी को अपने इंप्रूव करें और किसी बेहतर एग्जाम की तरफ, अच्छे एग्जाम की तरफ फोकस करें, ठीक है ना। तो इनसे तो मैं सिंपल यही कहूंगा बच्चों, जिनको 3-4 साल से ज्यादा हो गए, अपनी गलती को पहचानो। पहले 3-4 साल लगे क्यों? 3-4 साल आपने प्रिपरेशन करी नहीं इसलिए लगे। 3-4 साल आपने आधी अधूरी प्रिपरेशन करी, कभी कहीं से, तो उसको सही करो। पहले एक जगह से प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करो, या पढ़ना शुरू किया, अपनी कमियों पे काम करो। और अगर आपने सब कुछ कर रखा है अपनी तरफ से, सब कुछ ओके, जैसे हम कई बार चैट में बच्चे देखते हैं जो सब कुछ बढ़िया करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो उनको कुछ नहीं करना, वेट फॉर योर डे, जस्ट मेंटेन योर लेवल। और ऐसे बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा है, जिनको सिर्फ लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वो 2 से 3 घंटा दे के भी, रिवीजन के टच में रहते हुए भी, मॉक टेस्ट दे के भी लेवल मेंटेन रह सकता है। आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। बस जिस दिन वो PSU, वो एग्ज़ाम जिसमें आपकी ज़िंदगी आगे गुजर बसर होनी है, वो एग्ज़ाम जिस दिन आएगा, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, मैंने आपको लगभग हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। अब बस आपको करना यह है कि जिस कैटेगरी में आप लाइक करते हैं, उस स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना होगा, ठीक है। और इसमें मेक इट इजी ऑलवेज आपके साथ है, हर लेवल के बच्चे के साथ है, और हर लेवल के बच्चे के साथ के लिए हर तरह का कोर्स यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आपको किसी और टीचर का पढ़ना पसंद है, तो बिल्कुल 100% उसी टीचर को फॉलो कीजिए। हम चाहे कैसे मर्जी थंबनेल डालें, हमसे अट्रैक्ट मत होइए, प्रॉपर टीचर को फॉलो करिए, पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ऐसे मल्टीपल कोचेज की जरूरत नहीं पड़ती है मैकेनिकल में, ठीक है। और अगर आप मेक इट इजी से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि इतने लोगों के सिलेक्शन आते हैं, मेरे भी आ सकते हैं, तो फिर उन लोगों ने कुछ चमत्कार नहीं किया, उन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई करी है, जो बोला है वो पढ़ा है। तो यहाँ पे बच्चों मल्टीपल कोर्सेज हैं। आप मेक इट इजी मैकेनिकल की ऐप पे जाएं, वहाँ पे न्यू कोर्सेज 2025 में अगर आप देखें, तो आपको महापैक, ऐसा पैक मिलता है, ऐसा कोर्स मिलता है जिसके अंदर लगभग सभी तरह के कोर्स हैं, चाहे वो RRB हो, चाहे वो SSC हो, सभी तरह के कोर्स होते हैं। तो अगर आप ये उन बच्चों के लिए सबसे सूटेबल होता है जो 1-2 साल वाले हैं, या फिर वो जो जस्ट पास आउट हैं, उनके लिए सबसे सूटेबल होता है, क्योंकि उनको हर एग्जाम के लिए यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इधर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो प्रॉपर सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, वो चाहता है मुझे RRB निकले या मेरा SSC निकले या सिर्फ RRB निकले, तो वो सिर्फ और सिर्फ RRB पे भी फोकस कर सकता है। हमारे पास RRB के भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, जैसे ये महापैक सभी कोर्सेज का है, ऐसे RRB VIP एंट्री एक ऐसा कोर्स है जो RRB के सभी कोर्सेज का है। मतलब RRB में होने वाली सब एक्टिविटी इसी कोर्स के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको RRB सिर्फ टेक्निकल में दिक्कत है, बाकी सब आपका बढ़िया है, तो RRB टेक्निकल के लिए भी एक अलग बैच है जो सिर्फ टेक्निकल के लिए है, जो कि लाइव प्रॉपर बैच है, जिसमें नई लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आपको नॉन टेक में अलग से दिक्कत है, तो आप नॉन टेक के बैच में जा सकते हो। अगर आप इसरो पे फोकस कर रहे हो, तो इसरो के अलग बैच में जा सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को चेक करोगे, तो यू हैव अ डिफरेंट एग्जाम। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैंने कहा कि 3 से 4 साल हो चुके हैं, या 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, या 1 से 2 साल भी हो चुके हैं, और उसका सिलेबस सब कंप्लीट है, उसको सिर्फ अपना मेंटेन करना है लेवल, तो उसके लिए बेस्ट है बच्चों मेगा लाइव MCQ बैच। मेगा लाइव MCQ बैच एक ऐसा लौता मैकेनिकल का बैच है जिसमें हर तरह का MCQ, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो RRB हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो PSU हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन को यहाँ सब्जेक्ट वाइज कवर किया जाता है, हर क्वेश्चन को, एवरीथिंग। मेगा लाइव इसलिए नाम है इसका कि इसमें टोटल, और अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं, या मैकेनिक्स हुआ है, सोम हुआ है, अब थर्मल स्टार्ट है इसके बाद, ताकि SSC वालों को हेल्प हो जाए। तो इसमें SSC के लिए भी, RRB के लिए भी, जो भी आप ये लेते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस लेवल मेंटेन रहेगा, और इसमें डेली क्लासेस जो है वो होती रहती है। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हर तरह का सोल्यूशंस मेक इट ईजी ने दिया है, ताकि हर तरह का बच्चा अपने लिए अपनी तरह का कोर्स चूज कर सके। आप किसी भी कोर्स में जाते हो और आपको कंप्लीट, ये SSC का कोर्स है बच्चों, अगर आप किसी भी कोर्स में जाते हो, आपको कुछ भी चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है, तो आप टीम को कॉल करके अच्छे से उस चीज़ की जानकारी ले सकते हो। अगर आपको जानकारी देने वाला आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है जानकारी के मामले में, तो आप विश्नोई सर से बात करने के लिए कह सकते हो, और उनसे ज़्यादा जानकारी कोई नहीं दे सकता किसी भी चीज़ के बारे में। आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। ही इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड मैन इन मेक इट ईजी। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारी तरफ से, और याद रखिए अगर किसी भी कोर्स में आप जाओगे तो MIE कूपन कोड को जरूर लगा दीजिएगा टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच।